अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत से मुखातिब है। 2-3-24 घंटों में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उसकी डिटेल्स मंजरेआम पर आ गई हैं। दूसरा, मौलाना साहब एक ट्रिप पर चले गए, मौलाना फजल रहमान साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तीसरी, इमरान खान की कुछ साफियों से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत ज्यादा मुतमईन है। तो इमरान खान का इत्मीनान की वजह क्या है? इमरान खान किस चीज के ऊपर मुतमईन है? इमरान खान अभी भी कौम से उन्होंने खिताब किया, तो कॉन्फिडेंट किस बुनियाद के ऊपर है? यानी पूरी कौम यानी किधर किधर पहुंच गई है, पूरी कौम ज़हनी एक ट्रॉमा से गुजर रही है, बट वो वाहिद बंदा है, वो इस वक्त भी कॉन्फिडेंट है। और क्या चीज है जो इमरान खान को कॉन्फिडेंट रखे हुए है या फिर उनके इत्मीनान की वजह है? पहली चीज ये, गुज़श्ता रात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक गए शॉप में, और उसके बाद उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मियां साहब के ऊपर लंदन में हमला हो गया है। पाकिस्तान में रोला पड़ गया, लोगों की नींदें हराम हो गई। लेकिन उसके बाद जो रियलिटीज बरतानिया की पुलिस ने सामने रखी हैं, चूंकि अगर वो रखते तो रियलिटीज कुछ और होती, लेकिन बरतानिया की पुलिस ने सामने रखी। उन्होंने कहा जी, बरतानिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था और ब्लैक लाइव्स मैटर वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी और पुलिस की आपस में झड़प हो गई। मियां साहब साथ वाली एक शॉप में गए हुए थे और वहां पर कुछ खरीदारी कर रहे थे। शॉप से बाहर निकले, गाड़ी से आए, और चूंकि इनकी और पुलिस की झड़प जारी थी, तो एक जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला है उसके हाथ से कॉफी गिरी और मियां साहब की गाड़ी के ऊपर जाकर गिर गई। जब वो गाड़ी के ऊपर गिरी तो कॉफी, यानी गिरने की वजह से कॉफी का जो ग्लास था वो उनकी गाड़ी के ऊपर जाकर लगा। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे जिन्होंने कहा था कि मियां साहब के ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट डिलीट कर दी। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर कॉफी का अटैक हुआ है और कॉफी उसने फेंक दी और ये बहुत बड़ा अटैक है। यानी खान को 5-6 गोलियां लग जाएं तो अटैक नहीं है, ये झूठा है, फ्रॉडिया है। और वहां पर कॉफी गिर जाए तो बहुत बड़ा अटैक है। ये एक बड़ी एक नई चीज हमारे सामने आई है। मियां साहब के लिए बरतानिया में इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, यानी यहाँ पर मैं और आप कहीं भी जाएं, कॉफी पी सकते हैं, पड़ोसियों से मिल सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन मियां साहब के साथ मसला ये है कि वो एक यानी मलाई मारकर चाय पीने का अगर उनका मूड हो या दूध पत्ती पीने का मूड हो, तो कॉफी पीने भी बाहर नहीं जा सकते या फिर वहां पर जाकर एंजॉय नहीं कर सकते। एक चीज ये है। मौलाना साहब थाईलैंड चले गए, मौलाना फजल रहमान साहब। थाईलैंड में भी गया था, बड़ी अच्छी जगह है, पथाया बीच बड़ी जबरदस्त, इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट। और भी बहुत सारी चीजें उसकी अच्छी अच्छी हैं। तो थाईलैंड कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, थाईलैंड का कोई असर रसूख पाकिस्तान में नहीं है। थाईलैंड के अंदर कोई ऐसी बातचीत भी हुकूमती लेवल पर, या कोई हमने गैस भी नहीं लेनी, तेल भी नहीं लेना। तो थाईलैंड मौलाना साहब क्यों गए हैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब गए हैं। लेकिन थाईलैंड का, अब मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूं, चूंकि मैं खुद वहां पर गया था, मसाज बहुत जबरदस्त और दुनिया में सबसे बेहतरीन मसाज थाईलैंड के अंदर होता है। उसके बाद एक ट्वीट आया है अजहर खान आसिफ जाई साहब की जानिब से, और ये लिखते हैं कि अबरारुल हक माजिद के साथ, जो सिंगर हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ रोते हुए छोड़ी है, उनके हवाले से ट्वीट कर रहे हैं कि अबरार के घर रेड हुई तो डीएसपी ने किसी को फोन किया, यानी डीएसपी साहब ने किसी को टेलीफोन किया, और आगे टेलीफोन वाले ने कहा कि इसकी बेगम के कपड़े उतार दो, यानी इस तरह की कोई बात लिखी हुई है इन्होंने। उसके बाद इनकी बीवी ने रोते हुए अबरारुल हक को फोन किया, और जब फोन किया तो अबरार सीधा प्रेस क्लब गया और इसने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यानी इस वक्त इस लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ की खवातीन और उनके घरों के ऊपर रेड की जा रही है। अब 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान ने अभी कौम से खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने बातचीत की है। एक तो यह बात बड़ी क्लियर है कि 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ, जो आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, वो बड़ा खौफनाक है और वो कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फौज हमारे दिलों के अंदर रहती है और उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन 9 मई वाले दिन जो हमला था वो लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, यानी लाहौर के अलावा मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी, इस्लामाबाद, कोई जगह छोड़ी नहीं जा रही तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया नहीं जा रहा, उठाकर मारा नहीं जा रहा। चले साफी तो उसके अंदर शामिल नहीं थे, साफियों को भी मारा जा रहा है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ को क्रैश करना है, और ये बाकायदा से इसके अंदर कोई ना कोई साजिश शामिल थी। यानी इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ये सारी जिंदगी डिबेट का हिस्सा रहेगी और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक हमेशा सा हिस्सा रहेगी। अब दूसरी बात यह है कि नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर रही है, यानी मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स, बहुत सारे जो जो शरपसंद या नौजवान इसके अंदर शामिल थे उनका ट्रायल करेगी। ये बात ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, यानी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने नौजवानों की जहन साजी की, उसके बाद नौजवानों को लीड किया, उसके बाद नौजवानों को बाकायदा से गाइड करके वहां तक लेकर गए, उन सबको छोड़ा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। यानी लीडरशिप जो इनके मुताबिक वो सारे माहौल को बनाने वाली है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तमाम तर नौजवान जो कि मास्टर्स पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, फार्मासिस्ट थे, कोई साफी थे, कोई आम नौजवान थे, कोई दूध वाला था, कोई ठेले वाला था, उन सबको पकड़कर मिलिट्री के अंडर ट्रायल करवाया जा रहा है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करवाया जा रहा है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आपने पकड़ना ही है, अगर बंदे पकड़ने हैं और फेयर इंसाफ करवाना है, तो लीडरशिप को पकड़े। तहरीक इंसाफ की जो सारी इस काम के अंदर शामिल थी आपके बकौल, तो फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है और इन नौजवानों को क्यों पकड़ा जाता है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
اس سے پتہ چل رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ مقصد تحریک انصاف چھڑوانی ہے اور مقصد تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک خوف ان کے اندر پیدا کرنا ہے. چونکہ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہی ہے تو پہلے تو اس لیڈرشپ کو پکڑیں جن کی آپ کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں, جن کی آپ کے پاس کالز موجود ہیں, جن کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کس طرف جائیں. تو پہلے تو انہیں پکڑیں, اصل ماسٹر مائنڈ تو وہ ہیں. لیکن ان سب کو چھوڑ کر عام کارکنوں کو, اور یہاں پر یہ بھی ایک ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ کلاس بچ جاتی ہے اور عام بچہ بیچارہ پکڑا جاتا ہے. یعنی تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے تھا, ٹو بی آنیسٹ. اگر انہیں پتا تھا کہ ان کے کارکن اتنے زیادہ جذباتی ہیں تو کم از کم نوجوانوں کی اس طرح سے قربانیاں نہیں دینی چاہیے تھی, یعنی کم از کم یہ بات میک شور کرنی چاہیے تھی. لیکن اس 9 مئی کو میں نے خود حالات کو دیکھا ہے, تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ روپوش ہو گئی تھی, سارے چھپ گئے تھے, اور اس کے بعد لوگ یعنی دڑ دڑ چلے جا رہے تھے, جائے جا رہے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی شرپسند ان کے اندر شامل تھے تو بڑا آسان تھا کہ ان بچوں کو, ان لوگوں کو, ان نوجوانوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا. لیکن لیٹس سی, لیکن اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عمران خان نے آج بھی بات کی ہے اور انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس یا صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس کے اندر بھی عمران خان بات چیت کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ 3 ہفتوں کا وقت لیں اور 3 ہفتوں کا ٹائم لے کر تحریک انصاف کو مکمل طور پر کریش کر لیں, تحریک انصاف کو ختم کر لیں, وائپ آؤٹ کر لیں, فارغ کر لیں. اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں. یعنی اس کے بعد بھی عمران خان یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گا. یعنی تحریک انصاف پوری پارٹی کو کریش کر دیں, فارغ کر دیں, ایک ایک بندے کو فارغ کر دیں, میں اس کے بعد بھی انتخابات جیت کے دکھاؤں گا, تم لوگ فیصلہ کرو گے کہ اب انتخابات کروانے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف عمران خان اب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم پارٹی ختم کر دو گے اس کے بعد بھی میں جیت جاؤں گا. تو اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ کچھ صحافی جو عمران خان سے ملے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان اسی طرح سے مسکرا رہا ہے, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات چیت کرتا ہے, اس کی باڈی لینگویج بالکل پرفیکٹ ہے, وہ 1% بھی مایوس نہیں ہے, 1% بھی بیک فٹ کے اوپر نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایسا لگتا ہے کہ ووٹ بینک جب تک اس کا کانٹیکٹ ہے, یعنی جب تک ووٹر اس کا ٹوٹا نہیں ہے, جب تک اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, نہ ہی اس کے اوپر کیسز ہو سکتے ہیں, نہ ہی اسے عمر قید ہو سکتی ہے, نہ ہی وہ گرفتار ہو سکتا ہے, اور نہ ہی وہ الیکشن ہار سکتا ہے. چونکہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ جس دن رجیم چینج ہوئی تھی اس دن لوگ عمران خان کے لیے نکلے تھے, ان لیڈروں کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں نکلے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں موجود ہوں اور میرا ووٹر موجود ہے, پاکستان کے اندر میری سپورٹ موجود ہے, تب تک کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے 10 تحریک انصاف ختم کر دیں. چونکہ میں جس کو بھی ووٹ دوں گا ٹھیلے والے کو وہ جیت جائے گا, میں ایک عام بندے کو ووٹ دوں گا, وہ دوں گا, ٹکٹ دوں گا, وہ جیت جائے گا. اور ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ تو چلے مجبوریوں میں پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن بہت ساروں کے چہروں کے اوپر سے نقاب اتر رہا ہے, اور جن کا نقاب اتر رہا ہے انہیں بھی عوام پہچان رہی ہے. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ پاکستان کی پولیٹکس بڑی کھل گئی ہے. عمران خان صاحب کی کانفیڈنٹ کی جو وجہ ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ بھی بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو عارف الوی صاحب ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں تھے, ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ اب فون نہیں اٹھا رہی. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت نہیں ہو رہی, تو اسٹیبلشمنٹ شدید ناراض ہے, غصے میں ہے. اس کے باوجود خان کانفیڈنٹ ہے, یقینی طور پر کہیں نہ کہیں تو سپورٹ موجود ہے, کسی نہ کسی خانے پر تو امید موجود ہے. عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے نیگوسیشنز نہیں کرے گی, کہیں اور نیگوشیٹ کرے گی. لیٹس سی آنے والے ٹائم میں معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.